Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हॉलोस्फीयर की जानकारी ली। हॉलोस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी। गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। ठीक है, उस लेक्चर की बात अगर मैं पूरी लेक्चर की दो बातें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है उसको मैं अगर दोहराऊं तो मैं ये बोलता हूँ हॉलोस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यदि मुझे आउटसाइड द स्फीयर निकालनी है तो वो सेम चार्ज को मैं सेंटर में अज्यूम कर सकता हूँ और उसके कारण जो भी चीजें होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीजें मैं वो बोल सकता हूँ जो आपके पास एक पॉइंट चार्ज के कारण होती अगर वो सेंटर में होता उस स्फीयर के। प्लस अगर मुझे इनसाइड द स्फीयर की बात करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जीरो रहती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही रहता है जो उस स्फीयर के सरफेस का रहता है, क्योंकि स्फीयर के सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल चेंज करने वाली क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बची नहीं, तो पोटेंशियल चेंज करेगा कौन? तो सरफेस का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर में हो जाता है। ठीक है, तो बस यही बातें थी जो आप लोगों को समझनी थी। हॉलोस्फीयर, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्फीयर का केस। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यदि कोई चार्ज आ गया तो क्या होंगी, इस बारे में हम लोगों को बात करनी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों बातें आज हम लोग करेंगे और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि टोटल 4 केस बनते हैं स्फीयर के। हॉलोस्फीयर के 2 केस, सॉलिड स्फीयर के 2 केस। ठीक है, हॉलोस्फीयर के 2 केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सॉलिड स्फीयर के जो 2 केस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अशराज एकेडमी आप लोगों को वैसी बातें, ऐसे कंसेप्ट्स और ये सारे नोट्स प्रोवाइड करने वाला है जो आप लोगों को एक अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं। राइट, मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में बहुत जगह आपको ऐसी बातें बताई जाती हैं जिससे ऊपर ऊपर में बता दिया जाए। ठीक है, ऊपर ऊपर में आपको बातें बताई जाए, बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सब समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो उनको चीजें बनती नहीं। राइट, तो हर चीज डेप्थ में आप लोगों को पता होनी चाहिए। डेप्थ में हर चीज को सीखना ही आप लोगों को एग्जाम में एक्चुअल में आप लोग सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे अगर आपको डेप्थ में पता होंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मैं आईआईटी जेई के एग्जाम की बात करूं तो विल नॉट फाइंड क्वेश्चन स्ट्रेट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों के कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी कंसेप्चुअल सीरीज चलती है और उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन के लिए आप लोग प्रॉब्लम सीरीज देखिए। ये दोनों चीज मिला के आप लोगों को एक कंप्लीट गाइडेंस पैकेज मिल जाएगा फिजिक्स का। और फिर उसके बाद बचती है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा स्पीड और उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस। स्पीड और कॉन्फिडेंस ये दो चीज है जो आप लोगों को एग्जाम में क्लियर करा पाएगी अच्छा एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। राइट, तो ये क्वेश्चंस देखिए प्रॉब्लम सीरीज में और कंसेप्चुअल सीरीज देखिए कंसेप्ट सीखने के लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रैक्टिस कैसे किया जाए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया, आप टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की सॉल्व्ड एग्जांपल की कोई भी बुक ले लीजिए या फिर आप अरिहंत की भी ले सकते हैं। ठीक है, अरिहंत की भी सॉल्व्ड एग्जांपल की कोई बुक लीजिए, दोनों बुक अच्छी है। राइट, और वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे इन दोनों में से कौन सी बुक सर, तो आई प्रेफर दिस बुक। क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, आप लोग को थोड़ी डेप्थ में, ठीक है, डेप्थ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, लेकिन दोनों बुक अच्छी है, एक 19 है तो एक 20 है, ऐसा कोई फर्क है नहीं। राइट, तो बस ये सब चीजें आप लोग करते रहिए, रेगुलर टेस्ट देते रहिए, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से अशराज एकेडमी से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली फिजिक्स में निश्चिंत हो जाएंगे अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। राइट, तो बहुत बातें हो गई, अब हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉल होती है अंदर से पूरी भरी हुई थी, ठोस बॉल, ठीक है, टेबल टेनिस या फिर टेनिस बॉल नहीं, क्योंकि वो तो एक, ठीक है, उसका पूरा मास एक थिन शीट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जैसे डंबल्स होते हैं, गोल गोल डंबल्स आप लोग देखे होंगे। शॉर्ट पुट वाली बॉल जो होती है जिसे बच्चे फेंकते हैं, शॉर्ट पुट, आई मीन बच्चे नहीं, बड़े लोग फेंकते हैं।
ठीक है, तो वो सारी बॉल्स सॉलिड स्फीयर का एक एग्जांपल है। और वैसे ही बॉल्स की जगह अगर मैं उसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इसमें। अब हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं, दैट इज वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर व्हेन दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर। तो सपोज मुझे किसी इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसकी डिस्टेंस जो है वो सेंटर से स्मॉल आर है। जो ये स्फेरिकल चार्ज है इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर। मैंने आप लोगों को बताया ये पूरे के पूरे स्फीयर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। एक बात आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, जो हॉलो स्फीयर के केस में भी मैंने आप लोगों को सारी चीजें डेराइव कराई थी ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर जीरो होगी, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर ऐसे बिहेव करेगी कि एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। वो सब के सब सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बात पे डिपेंड करेगी और वो होगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे। कब होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो सारी की सारी चीजें तभी वैलिड होंगी जब ये बात वैलिड होंगी। ठीक है, तो ये बात कॉपी पलट के आप लोग लिख लेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही केस में वो सारी चीजें एप्लीकेबल मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो, ये बातें लिखिए और फिर उसके बाद प्ले करिए। राइट, तो इस बात को मैं मिटा देता हूँ। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी हम लोग ये सारी बात कर सकते हैं। और आज भी जो हम लोग इस सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं वो भी हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यूसीडी। ठीक है क्या? अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के कारण, एक स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानी थी और बोला था कि वो रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, कैसे बताया था मैंने? रिंग से बताया था। अब आप देखिए कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फिर से मैं गॉस लॉ लगाऊंगा क्या? तो मुझे इस पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। पर वो कैसे बनाऊंगा? फिर से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। मैं गॉसियन सरफेस डिसाइड कैसे करता हूं? मेरे को बस ये ई डॉट डी ए को ना ऐसा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस पूरे गॉसियन सरफेस पे सेम हो, ऐसे गॉसियन सरफेस बनाऊं। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस डी ए वेक्टर की डायरेक्शन उस गॉसियन सरफेस की। राइट, तो इसी तरह से मैं गॉसियन सरफेस चूज करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ताकि मैं ई डॉट डी ए को सेम डायरेक्शन में करके उस गॉसियन सरफेस को बना पाऊँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोगों ने इस सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे एक स्फेरिकल शेल में बांट दिया। किसमें बांट दिया? स्फेरिकल शेल्स में। बोल सकता हूं अलग अलग रेडियस का। देखिए स्फेरिकल शेल का रेडियस अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इस सारे स्फेरिकल शेल का रेडियस अलग अलग। तो मैं पूरा का पूरा स्फीयर को अलग अलग स्फेरिकल शेल से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ। अरे मान सकता हूँ, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है और अलग अलग स्फेरिकल शेल से मिलके, अलग अलग रेडियस के स्फेरिकल शेल से मिलके ये पूरा सॉलिड स्फीयर बना हुआ है। मान सकता हूँ, अरे मान सकता हूँ। और फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्फेरिकल शेल के कारण, किसी भी स्फेरिकल शेल की बात करूं, सपोज ये स्फेरिकल शेल 1 है, स्फेरिकल शेल 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? इस पॉइंट पे। अरे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेल 1 इट इज रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू 1। स्फेरिकल शेल 2 के कारण भी इसी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, स्फेरिकल शेल 3 के कारण भी रेडियली आउटवर्ड, स्फेरिकल शेल 4 के कारण भी रेडियली आउटवर्ड। मतलब ये सारे स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, रेडियल डायरेक्शन में होगी। ये पता चल गया मेरे को। रेडियल डायरेक्शन कौन सी बोलता हूं मैं? सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन। क्योंकि हम लोगों ने हॉलो स्फीयर में पढ़ा हुआ है, इस शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होती है। बस खत्म हो गया। तो पूरे के पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। तो मुझे डीए वेक्टर ऐसा बनाना पड़ेगा जो रेडियल डायरेक्शन में हो। राइट, तो किसी भी पॉइंट पे बात करूं, सपोज इस पॉइंट पे बात कर दूं, इस पॉइंट पे बात कर दूं, इस पॉइंट पे बात कर दूं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से आप ज्वाइन कर दीजिए, जो लाइन बनेगी उसी के अलोंग होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज रेडियल आउटवर्ड और इनवर्ड। तो रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल डायरेक्शन में
मेरे को गॉसियन सरफेस बनानी है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना देता हूँ इस पॉइंट से पास होते हुए। अब उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या लूं, इतना ही रेडियस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है। और गॉसियन सरफेस में जो फ्लक्स की बात लिखता हूं ना मैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस होती है, तो सरफेस इस पॉइंट से पास होना जरूरी है। तो मैं इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं स्फेरिकल, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ये बना दिया मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये आपके पास गॉसियन सरफेस आ गई। क्या आ गई, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पे अब मैं फ्लक्स की बात करूंगा। सिंस all the points is at a distance r and all the points in this surface is symmetric with respect to the sphere। किसी भी पॉइंट में आप मुझे डिफरेंस बता दो, इस ए पॉइंट, इस बी पॉइंट, इस सी पॉइंट, इस डी पॉइंट, आप बता दो कि देखो सी पॉइंट और डी पॉइंट में सर ये डिफरेंस है, मैं बोल दूंगा अरे नहीं है ही नहीं डिफरेंस। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद आपको खुद लग जाएगा कि भैया है ही नहीं डिफरेंस इसमें। तो हर पॉइंट जो है वो सिमिलर है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ ई। रेडियली आउटवर्ड होगा आर कैप, डीए को मैं उसका मैग्नीट्यूड ये लिख देता हूँ, इसकी भी डायरेक्शन आर कैप। क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो गॉसियन सरफेस ये पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज कर दी है, अगर इस स्फीयर पे चार्ज मैं क्यू बोलूं तो। ठीक है, तो बस सेम टू सेम चीज आ जाएगी जैसे हॉलो स्फीयर में डिराइव हुआ था। ई को मैं बाहर निकालूंगा, आर कैप डॉट आर कैप 1, डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी वेक्टर आप लोगों को पता है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को मैं जीएस से लिख दिया, सरफेस एरिया को ऐसे से लिख दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर सब चीज को एक साथ मिला दिया आप तो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया, डिवाइड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोल दूंगा, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया जो हम लोग को हॉलो स्फीयर के केस में आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर से मेजर्ड है ना, तो ये फॉर्मूला किसका है, एज इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू क्या कहां पे रखा हुआ है, सेंटर में। ठीक है, तो क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड एज इफ सेंटर में रखा हुआ है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बस सॉलिड स्फीयर के केस में भी मैं यही बात कंक्लूड कर दूंगा कि भैया देख लो, एज इफ अ क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर, यहां पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसके कारण किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्यू चार्ज मान लीजिए और किसी भी पॉइंट पे, बाहर की बात कर रहा हूं, ये केस ध्यान रखना, इट इज आउटसाइड द स्फीयर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को निकालना है तो इट इज के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअली के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है क्या, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये पता करना सॉलिड स्फीयर के केस में भी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वैसा ही वेरिएशन है जो एक पॉइंट चार्ज का वेरिएशन होता जब वो सेंटर पे रखा हुआ होता, तो सारी चीज का भी वेरिएशन वैसा ही होगा सॉलिड स्फीयर के केस में। पोटेंशियल का भी वेरिएशन ऐसा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी वेरिएशन ऐसा होगा, एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, क्योंकि सब चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तो देन है। अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा बिहेव कर रही है कि एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सारी चीजें वैसी बिहेव करेंगी। तो फिर से जैसे हॉलो स्फीयर के केस में मैंने डेराइव किया था, यहाँ पे भी वैसा ही बोल दूंगा।
कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे के क्यू बाय आर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल के बारे में अलग से समझेंगे। अभी हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिए सॉलिड स्फीयर के कारण एट ए डिस्टेंस आर, और वो किसके बराबर आ रही है, जैसा कि एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्यू। तो ये तो सॉलिड स्फीयर का केस हो गया, पहला केस, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। व्हाट इफ आई हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, केस बी, व्हेन आर इज लेस देन आर। जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी तुरंत बोलेंगे। देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस केस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस केस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैं इस पॉइंट पे बोलता हूं किसी डिस्टेंस आर पे, इस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये मुझे पता करना, इस आर। ठीक है, तो अब आप देखिए, फिर से मैं सॉलिड स्फीयर को बहुत सारे स्फेरिकल शेल में बांटूंगा और बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे फिर से रेडियल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हर स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगी, मतलब अंदर में किसी भी पॉइंट की मैं बात कर दूं, किसी भी पॉइंट की बात कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मल्टीपल स्फेरिकल शेल के कारण मैं उससे बन के मान सकता हूं। ठीक है क्या? अरे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ध्यान रखिएगा, हर चीज कौन सा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं। आप लोग बोलेंगे सर हॉलो स्फीयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है, यहां पे कैसे बोल दूंगा मैं? अरे बोल सकता हूं। ठीक है, इस पॉइंट के बाहर जितने स्फेरिकल शेल बन रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, अंदर वाले स्फेरिकल शेल तो कर रहे होंगे ना। जितने स्फेरिकल शेल बने सॉलिड स्फीयर के, इसके अंदर जितने बन रहे हैं, जैसे ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट स्फेरिकल शेल बनेंगे डिफरेंट रेडियस के, वो सब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो फिर से मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज में यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पहले केस में तो गॉसियन सरफेस बाहर बनी थी, तो पूरा का पूरा चार्ज क्यू एनक्लोज हो गया था। अब तो गॉसियन सरफेस यहां बनेगी क्या, ऐसा? ठीक है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड थी, तो मुझे डीए वेक्टर की भी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अरे लेना पड़ेगा, डीए वेक्टर भी रेडियल डायरेक्शन में, और स्फेरिकल सरफेस ही होती है जिसका डीए वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो मैं स्फेरिकल सरफेस बना दूंगा, ये बना दिया मैंने। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से आर। ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर लेता हुआ आर रेडियस का स्फेरिकल सरफेस बना दिया। फिर बोलूंगा हर पॉइंट इज सिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्फीयर ए बी सी, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पे थी, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे डिनोट कर देता हूं, डायरेक्शन आर कैप, डीए वेक्टर थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर वाले से टकरा रहा है, ऊपर वाला गुस्सा हो जाएगा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर कैप डॉट डीए का मैग्नीट्यूड आर कैप इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी निकाला नहीं मैंने, क्यू एनक्लोज कितना होगा उसको निकालेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी आर कैप डॉट आर कैप 1, और इसका फिर से कर्व सरफेस एरिया होगा जिसको मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। राइट, 3-4 बार बता दिया, फिर से हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्यू एनक्लोज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो मान लेता हूँ। किसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपकी इस स्फीयर की। ठीक है, चार्ज जो है कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, वो उसका मैं रो मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो मान लिया। ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो रो की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगी। इतनी बात तो समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, तो अब आप देखिए ये इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय रो। क्या, अरे वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय रो, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं, रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अरे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो चार्ज एनक्लोज्ड आपके पास इतना आ गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसल, ये आर स्क्वायर इस आर से लड़के मर गया,
अरे मर गया। तो कितना आ गया आपके पास, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। Important, very, very, very important. Electric field inside the sphere of solid sphere at a distance r is rho r by 3 epsilon naught. और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बोल दूं तो सिंस द डायरेक्शन इज, जो रेडियस की डायरेक्शन होगी सेंटर से उसी डायरेक्शन में होगी, मैंने बताया रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो भी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हो 3 एप्सिलॉन नॉट। इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा सवाल करने वाले हैं अभी हम लोग, बस इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत प्यारा सवाल, जेईई का सवाल, आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर का सवाल करने वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर रो की ये जो वैल्यू है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। रो के टर्म्स में अगर डिफाइन करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रो की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इट इज क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही तो रो था, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या, और ये 4 पाई आर स्क्वायर डेनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे आसान है, बहुत आसान है। तो ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई चल बसे, अरे चल बसे, तो यहां से आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये आर लड़के मर जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, क्यू बाय आर क्यूब। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ये लिख दीजिए, के से रिप्लेस कर देता हूं, इंटू आर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, के क्यू बाय आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप क्यू के टर्म्स में निकालना चाहें तो के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इनसाइड किसी भी पॉइंट पे। ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों चीजें याद कर लो। ये देखो, ये याद करना बहुत आसान है। कैसे, क्योंकि मुझे पता है एट आर कितना होना चाहिए, अरे आर हम लोगों ने ऊपर देखा है, आर ग्रेटर इक्वल टू आर के लिए एट आर कितना होना चाहिए, एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। इस आर की जगह पे मैं कैपिटल आर रख दूंगा, तो देखिए इस फॉर्मूले में के क्यू बाय इस आर की जगह आर रख दीजिए, एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और सिंस अगर मैं याद कर लूं ये लीनियर वेरी होता है, मतलब आर इक्वल टू 0 पे 0 और आर इक्वल टू आर पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, 0 आर पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये वेरिएशन तो मैं निकाल सकता हूँ, अरे निकाल सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन का ही तो फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यू तो निकालनी है मुझे, ये वैल्यू स्लोप निकाल लिया तो आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर। समझ में आया, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला मुझे ऐसे याद करना है कि जो लीनियर वेरिएशन दे और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखूं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाए, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीका है याद करने का। आई वुड सजेस्ट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि रो की वैल्यू को तो मैं कभी भी खोल के डाल सकता हूं, रो की वैल्यू को तो मैं कभी भी खोल के डाल सकता हूं, अरे डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं रो की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है क्या, कई लोग बोलेंगे कि सर आपने ये सब चीजें क्यों कर दी, सिर्फ रो की वैल्यू को इतना डाल देते और इसकी आर को यहाँ आर लिख देते तो भी आ जाता, आंसर आ जाता। मुझे आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाना था, इसलिए मैंने वो चीज करी। ठीक है क्या, तो रो की वैल्यू मैं कभी भी खोल के डाल सकता हूँ, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसी भी इनसाइड पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। इससे रिलेटेड आईआईटी जेईई का एक सवाल करते हैं, बहुत मजा आएगा वो सवाल करने में, देखते हैं वो सवाल क्या है। देखिए ये सवाल है, ठीक है, मैं एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एज इट इज नहीं छपवा रहा हूं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये देखिए दो चार्ज है, यहाँ पे दो स्फेरिकल चार्ज हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, स्फेरिकल सॉलिड चार्ज है सारे के सारे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्फेरिकल प्लस सॉलिड चार्जेस। ठीक है, तो एक के पास
जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज की है, दूसरे के पास जो डेंसिटी है वो नेगेटिव चार्ज की है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस आपका अलग अलग है। इसका रेडियस मैं मान लेता हूं R1 है और इसका रेडियस मान लेता हूं R2। ठीक है, दोनों के सेंटर इस लाइन पे रखे हुए हैं, ये लाइन पे। अब आपको इसके जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, शेडेड पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है कि शेडेड पार्ट में, ये जो आपका शेडेड पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस बात पे कमेंट करना है। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कभी भी कांस्टेंट बोले तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे आप लोग को ध्यान नहीं देना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लोग उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना है इस शेडेड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, दोनों का जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, एक के पास प्लस रो होगा, एक के पास माइनस रो होगा। चार्ज डेंसिटी सेम है, मतलब Q बाय 4/3 पाई R2 क्यूब, Q बाय 4/3 पाई R1 क्यूब, ये सेम है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी इस पूरे शेडेड पार्ट में। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, इस बात में समझना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर जेई का सवाल है, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद था, आप लोगों को कराना है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सपोज करता हूं कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे ए, इस पॉइंट पे इसके कारण, ठीक है, इसको मैं स्फीयर ए बोलता हूं, इसको मैं स्फीयर बी बोलता हूं। स्फीयर ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होगी क्या, तो यहां से एक वेक्टर बनेगा, ऐसा वेक्टर, ये वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में होगी रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर बना दिया मैंने। सेंटर से होगा ना, अरे सेंटर से इधर होगा, इसी डायरेक्शन में। अब आप देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड नहीं होगी। हम लोगों ने बताया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आती है। तो स्फीयर के केस में भी वही होगा। स्फीयर का कोई भी तो ऐसे ही समझता हूं, एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड सेंटर होगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा, अरे यही होगा। इसको मैं बोल सकता हूं रो R2, या फिर यहां से अगर डिस्टेंस R1 थी तो इसको R1 ले लेता हूं, रो R2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। ठीक है, यही होगा। ठीक है, सेम चार्ज डेंसिटी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रो और रो, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम दिस स्फीयर एंड टूवर्ड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब आप देखिए ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी क्या, मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 स्फीयर, तो ये मैं लिखता हूं रो R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो R2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां से मैं रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेता हूं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ये हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। अब आप देखिए R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए नेट रिजल्टेंट वेक्टर इस सेंटर से इस सेंटर की ओर आएगा, तो इसको मैं सपोज बोल देता हूं आर वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर तो कांस्टेंट है, अरे ये वेक्टर कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, दैट इज आर वेक्टर। ये टर्म कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ गई वो कांस्टेंट आ गई, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है। मतलब किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए आप, किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी स्फीयर के कारण, और इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये, फिर से ये दोनों वेक्टर होकर रिजल्टेंट वेक्टर यही आ जाएगा। इस पॉइंट पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, फिर ये दोनों पॉइंट ऐड होगी, यही इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
तो ये हमेशा आ जाएगी टूवर्ड्स दिस सेंटर, ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टर्म आ रही है कांस्टेंट। मतलब इस शेडेड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बोलने का मतलब ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है? द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर, और ये हमेशा सेम होगी, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और सब की सब इस डायरेक्शन में होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर अगर पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा हम लोग को एक सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक स्पेस बनाना है तो इस टाइप का स्पेस हो सकता है, ठीक है। इस पूरे के पूरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग एक ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वो इस टाइप का स्पेस बनता है, ऐसे स्पेस बना सकते हैं क्योंकि इस पूरे पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी हर पार्ट। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर मिलके एक वेक्टर r बनता है जो कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था IITJEE का, ठीक है। तो अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये चीज मैं कर कैसे पाया, जब रो सेम था तभी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर आया। अगर इनकी चार्ज डेंसिटी अलग होती तो ऐसा नहीं होता, अरे तो ऐसा नहीं होता। तो चार्ज डेंसिटी सेम रहना जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखने के लिए। तो एक बहुत बढ़िया सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस स्फेरिकल सरफेस में, ठीक है। तो जल्दी से मैं कंक्लूड कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। अगर हमें सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं सेम चीज बोलूंगा कि एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड q, और अगर मुझे अंदर निकालनी है तो इट इज रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड द डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड, ठीक है। प्लस चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, माइनस चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, राइट। अब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, और पोटेंशियल के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर की बात करता हूं, फॉर आउटसाइड स्फीयर, अगर कुछ ऐसा स्फीयर है और मुझे, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, हर पॉइंट पे चार्ज है, सॉलिड स्फीयर, और अगर मुझे किसी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस r पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कितनी बोलता हूं, इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर कैप बोल देता हूं, ठीक है, ये वाले इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसके अलावा। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिहेविंग एज इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ q इज प्लेस एट द सेंटर, इस पूरे चार्ज q है, अगर इसका स्फीयर का चार्ज q है, वो पूरा चार्ज सेंटर पे रखा है इसके, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव कर रहा है, तो सारी क्वांटिटी वैसी बिहेव करेगी, पोटेंशियल भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, हॉलो स्फीयर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, तो वहां पे इस r डिस्टेंस से पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं a पॉइंट बोलूं तो v एट a आप बोल देंगे इट इज के क्यू बाय, इजी, वेरी इजी, के क्यू बाय आर, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर इसको b पॉइंट बोलूं मैं तो v एट b आप बोल देंगे के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट कितना दूरी पे है इसके सेंटर से, r डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आप देखिए इस स्फीयर का जो आउटर सरफेस है उसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय आर। बट इसके अब मैं अंदर जाऊंगा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, हॉलो केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी इसलिए कांस्टेंट रहता था, पर अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर कैसे होगा पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां से कोई सी पॉइंट है और मैं टूवर्ड सेंटर गया, अगर मैं टूवर्ड सेंटर गया तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर थी, तो मैं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा हूं क्या, तो मुझे पता है माइनस dv बाय dr इज इक्वल्स टू ई होता है क्या, er बोल सकता हूं इसको, ठीक है। मतलब अगर आप er की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, er की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा क्योंकि माइनस dv है, माइनस dv है, er डॉट dr, अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस dv इज इक्वल्स टू er डॉट dr।
अगर आपके पास ER डॉट DR पॉजिटिव आ गया, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका DR है उसी डायरेक्शन में अगर ER है, जिस डायरेक्शन में DR है उसी डायरेक्शन में ER है, मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका ER, तो डॉट प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, cos 0 मैग्नीट्यूड ऑफ ER मल्टीप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ DR cos 0 पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो dV क्या हो जाएगा, नेगेटिव। dV नेगेटिव मतलब V2 माइनस V1 नेगेटिव, मतलब V2 इज लेस देन V1। ये बात तो मैंने बताई थी, ठीक है। तो अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल घटता है, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मैंने यहां से यहां गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, ऐसे थी, तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब यहां से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, और वो एक्चुअली कैसे वेरी करेगा उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और हम लोगों को ये भी पता है कि आउटर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो KQ/R होगा, और किसी पॉइंट ए अंदर की बात करूं, सॉरी किसी पॉइंट ए बाहर की बात करूं तो उस पे पोटेंशियल KQ/r होगा। अब मैं अंदर किसी पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां से अगर मैं DR बाहर की तरफ मूव करता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से यदि मैं DR बाहर की तरफ मूव करता हूं तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज करेगी पोटेंशियल को मेरा। तो सपोज करता हूं पोटेंशियल चेंज जो है वो dV हो गया, मैंने DR मूव किया आउटसाइड, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड ही है, तो E डॉट DR तो सेम ही होना है, आई मीन 1 होना है। E डॉट DR को EDR बोल सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखिए माइनस ऑफ dV, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जो dV है इज इक्वल्स टू ER वेक्टर डॉट DR वेक्टर। सिंस ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको मैं ऐसे लिखूं क्या, ER मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय DR मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू cos ऑफ 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं माइनस dV लिख देता हूं, मतलब माइनस dV इज इक्वल्स टू ER DR आ गया। इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ठीक है, 0 पॉइंट से, इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, तो यहां को मैं अगर 0 पॉइंट बोलूं तो इसको V एट 0 बोलता हूं, V एट सेंटर को मैं V एट 0 बोलता हूं, मतलब V0 बोल देता हूं, किसी पॉइंट R तक, V एट R तक। ये अगर इंटीग्रेट करूं तो R की वैल्यू आपके पास 0 से किसी पॉइंट R तक जाएगी, तो यहां से ये चीज हो जाएगी VR माइनस में V0, VR माइनस में V0 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या जाएगा, ER की वैल्यू आप लोगों को पता है, इट इज रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू DR, इसका इंटीग्रेशन 0 से R तक, यही जाएगा, अरे यही जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है उसको आप लोगों को यूज लेना पड़ेगा, दिस इज माइनस साइन, माइनस साइन मत भूलिएगा, माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा क्या, फाइनल वैल्यू R स्क्वायर बाय 2 लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू R स्क्वायर बाय 2 आएगी, उसमें आप जो है लिमिट डालेंगे वो 0 से किसी R पॉइंट तक डालेंगे, ये R की वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन R, R इज लेस देन R, ठीक है। हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक जनरल पॉइंट R, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V0 माइनस VR, ये माइनस साइन को यूज करके, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी, इट इज V एट स्मॉल r, ये स्मॉल r है, अरे सिंपल इंटीग्रेशन है, V एट स्मॉल r प्लस रो R स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी आपके पास V0 की वैल्यू, ठीक है। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए V0 इज इक्वल्स टू V एट कैपिटल R प्लस रो R स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन। अगर मैं इस R को ले जाके इस सरफेस पे पहुंच जाऊं, इस सरफेस पे, इस स्फीयर के सरफेस पे पहुंच जाऊं, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो मैं लिखूंगा ना कि VB कितना है, KQ/R, तो बस उसी R को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सरफेस पे, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल दिया, और ये वैल्यू मेरे को पता है KQ/R, तो इट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको तो रो R स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये V0 को लिख दिया, ठीक है। तो V0 की वैल्यू आ गई क्या मेरे पास, इसी V0 की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो VR आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक जनरल डिस्टेंस R पे मेरे पास VR आ जाएगा बड़ी आसानी से, तो रख दीजिए VR इज इक्वल्स टू V0, सबसे ज्यादा पोटेंशियल V0 पे होगा, क्योंकि मैंने बताया था
स्फीयर पे अगर आप अंदर मूव करते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो कहाँ तक मूव करेंगे? सेंटर तक। तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, वी नॉट माइनस रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और वी नॉट की वैल्यू तो ये है, तो इस चीज को आप डाल दीजिए। अरे इस चीज को आप डाल दीजिए बड़ी आसानी से। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो मैं लिख देता हूं, इट इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी वी एट आर। ठीक है क्या? तो इस तरह से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इस पोटेंशियल को देखिए बहुत सिंपल फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैं सबसे पहले वी नॉट को लिखने की कोशिश करते हैं। वी नॉट को अगर मैं लिखूं तो ये के क्यू बाय कैपिटल आर है क्या, और इस चीज को मैं क्यू के टर्म्स में लिखता हूं, टोटल चार्ज के टर्म्स में इंस्टेड ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं के क्यू बाय आर प्लस रो को मैं खोल दिया क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो था चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर काट दिया मैंने, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दिया, तो ये फाइनल टर्म जो बन जाएगी देखिए के क्यू बाय आर। ये कौन सा पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं? पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर की बात कर रहा हूं, वी नॉट की बात कर रहा हूं। के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, और ये 6 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 6/3, नीचे में 6 और ऊपर में 3 चला जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r आ जाएगी, मतलब के क्यू बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ठीक है, तो 3 के क्यू बाय 2r हो जाएगी, 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल दैट इज अवेलेबल एट द सेंटर। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा इसके कारण वो कितना होगा? वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे, अरे वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी? जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे था उसका 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। तो ये मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया अगर मैं क्यू के टर्म्स में लिखता हूं तो। क्यू के टर्म्स में यदि मैं लिखूंगा तो ये बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो वी एट आर इज वी नॉट माइनस रो आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन, और वी नॉट को तो मैंने निकाल लिया है 3 के क्यू बाय 2r, माइनस इसको फिर से खोल देता हूं मैं, ये कितना जाएगा? इसको अगर मैं खोल दूंगा तो इट इज क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये 3 से ये 6 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोल दूंगा, तो इट इज 3 के क्यू बाय 2r माइनस में के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे 2 भी डाल दीजिए, ये 2 आ जाएगा ना, ये बचा हुआ 2 सॉल्व करेंगे यही आएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा एट अ डिस्टेंस आर 3 के क्यू बाय 2r। सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो घटते घटते, ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप r डालेंगे तो के क्यू बाय 2r उसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? के क्यू बाय 2r मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो ये दोनों कट के 1, 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू बाय 2r के क्यू बाय r, और वो वी एट कैपिटल आर हो जाएगा। तो मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन मिल गई पोटेंशियल की इस स्फेरिकल सरफेस में। इस स्फेरिकल सरफेस में मुझे एक जनरलाइज इक्वेशन मिल गई पोटेंशियल की, और ये पैराबोलिकली वेरी कर रहा है क्या? देखिए सेंटर से जो डिस्टेंस स्मॉल r था उससे पैराबोलिकली, पावर 2 है, डिग्री 2 है इस इक्वेशन की, तो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। तो बस यहाँ पे मुझे पोटेंशियल बना देता हूँ। सपोज करते हैं ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये पोटेंशियल तो मैं बड़ी आसानी से बना दूंगा। आर तक, आर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? जैसे कि आपका एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है उतने ही मैग्नीट्यूड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी करेगी जैसे होलोस्फीयर में आपके पास पोटेंशियल वेरी कर रहा था, वैसे कुछ वेरी करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? एज इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो ये आपके पास के क्यू बाय आर से वेरी करेगी पोटेंशियल, के क्यू बाय स्मॉल आर से।
और इस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा पोटेंशियल, जो बोलूंगा मैं KQ/R। ठीक है, अभी तक बाहर की बात हो रही है। और अंदर में पैराबोलिक वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैराबोलिक वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन आप देखिए यहां से ये कुछ ऐसा जाएगा। इस पॉइंट पे मैक्सिमम अचीव होगा क्या, सेंटर पे कितना होगा 3KQ/2R। यहाँ पे KQ/R है तो यहाँ से जस्ट उसका 1.5 टाइम्स होगा, और ये कुछ ऐसा जाएगा, ये पैराबोलिकली वेरी होके यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ठीक है, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन होगा। ठीक है क्या, तो ये आपके पास पोटेंशियल आएगा, पैराबोलिक वेरी होते होते यहाँ पे KQ/R पे ये मिल जाएगा। तो इसको भी याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, मुझे पता है अगर आपको सेंटर पे पोटेंशियल पता है 3KQ/2R, तो बस पैराबोलिकली वेरी करूंगा सच दैट कि यहाँ पे पोटेंशियल KQ/R हो जाए। तो KQ/2R ही तो सब्सट्रैक्ट करूंगा इसमें, R इक्वल टू कैपिटल R पे, तो इसको R/R² लिख सकता हूँ, ताकि मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखूं तो ये कैंसल आउट हो जाए। राइट, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से विजुलाइज करना है तो ऐसे विजुलाइज कर लीजिए। देखिए ये स्फीयर के इस पॉइंट पे KQ/R होगा और सेंटर पे 3KQ/2R हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पोटेंशियल का वेरिएशन। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए था कि पोटेंशियल किस हिसाब से हम लोग डराइव करते हैं। आज के बाद से इसको याद ही कर लीजिए तो बेटर है। सेंटर पे जस्ट 1.5 टाइम्स होता है, उसके बाद पैराबोलिकली वेरी करता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है क्या, अब आप एक बात देखिए यहां से कि इसको जो मैं पैराबोलिक बनाया हूं वो ऐसा ही क्यों बनाया हूं, सिर्फ ऐसा ही क्यों बनाया हूं। पैराबोलिक ऐसा भी तो बन सकता था, ये देखिए पैराबोला अपवर्ड फेसिंग भी तो हो सकता था ऐसा। ये क्यों नहीं बनाया मैंने, ये क्यों नहीं बनाया मैंने, ये क्यों नहीं बनाया मैंने, ऐसा ही पैराबोला क्यों बनाया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, एक ग्राफ ये देगा ऐसा के साथ ऐसा, और एक ग्राफ ऐसा देगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे जो इसका स्लोप होगा वो जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल का स्लोप जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे ये मैक्सिमम अचीव कर रहा होता है, तो उस पॉइंट पे स्लोप जीरो होना चाहिए पैराबोला का। कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो dVr/dr, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में ये 2 बाहर आएगा, 2KQ/2R इंटू R/R²। ठीक है, तो जब आप R को जीरो रखेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो होगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ है जो इसका पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। इसका कुछ स्लोप बन रहा है क्या इस पॉइंट पे, अरे देखिए इसका स्लोप बन रहा है ये वाला, टेंजेंट ये बन रहा है इसका, मतलब ये स्लोप है, तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं है, इसका रेट ऑफ चेंज इस वाले ग्राफ का जीरो है, तो इसीलिए यही वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है, लेकिन वो पैराबोला कौन सा होता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, ताकि वो मैक्सिमम अचीव करे सेंटर पे। ये मैक्सिमम अचीव नहीं कर रहा है सेंटर पे, अरे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम अचीव करना चाहिए। ये भी एक पॉइंट थी, एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को बतानी जरूरी थी। तो इस हिसाब से आप पोटेंशियल का वेरिएशन सॉलिड स्फीयर में देख सकते हैं। हॉलो स्फीयर का केस तो हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल कराया, जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप लोगों को उससे बड़ा मजा आया होगा, आई होप। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। प्रॉब्लम सीरीज वॉच करना ना भूलें, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को एप्लीकेशन समझने का। राइट, so that's all for this video. Have a nice day. Thank you.